हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी BA प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट की होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो है आपकी, जिसका नाम हिंदी गद्य उद्भव और विकास यानी हिंदी सी जो है, ये कहूँ हिंदी गा जो है, उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस के मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, नहीं, मैं विद आंसर दिखाऊंगी। तो इसके अंतर्गत आप इस वीडियो में क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ में उनके आंसर भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पूरी बुक को कवर कर लेते हैं। अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिर उसके बाद में आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते हो तो भी आप पास आउट हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबर से, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही चैप्टर्स को कवर करते हुए बनाए गए हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है या फिर आपके इन चैप्टरों से आता है तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो है ये आपकी NEP के अंतर्गत है, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा। यानी जो आपका एडमिशन है वो NEP वाला ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर आपके पास सब्जेक्ट है या आपके फ्रेंड्स के पास ये सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा वो होगा संस्मरण के विकास क्रम को समझाइए। यानी जो संस्मरण होता है उसका जो विकास क्रम है वो हमें बताना है। तो इसके विकास क्रम को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय, कि इस क्वेश्चन के परिचय में आप क्या लिख सकते हैं या इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको सही तरीका बताया था कि लिखने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से ही, ठीक है। संस्मरण साहित्य का एक प्रमुख अंग है जो व्यक्तियों की स्मृतियों, अनुभवों और घटनाओं के माध्यमों से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रतिबिंबित करता है। यानी जो संस्मरण है वो हमारी अनुभव हो सकती हैं या घटना हो सकती हैं जो हमारी व्यक्तिगत जीवन या फिर सामाजिक जीवन या फिर सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिबंधित या उसको दिखाने का प्रयास करता है। इसका विकास विभिन्न युगों में बदलते साहित्य, संस्कृति और सामाजिक संदर्भों के अनुभव से हुआ है। इसमें समझने के लिए हमें इसे 5 प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला होगा हमारा आरंभिक युग, दूसरा होगा हमारा द्वितीय युग, फिर है हमारा छायावादी युग, स्वतंत्रोत्तर युग और फिर है हमारा समकालीन युग। इन सभी युगों को हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि हमें संस्मरण को समझना है या ये कहें संस्मरण का विकास देखना है। तो संस्मरण का जो विकास हुआ था सबसे पहले प्रारंभिक युग में हुआ। किस तरह से? संस्मरण साहित्य का आरंभिक स्वरूप भारतीय परंपराओं में आत्मकथा और चरित्र लेखन के रूप में मिलता है। इस युग में व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन प्रमुख रूप से धार्मिक, नैतिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों से किया जाता था। यानी इस टाइम पे जो संस्मरण था उसमें धार्मिक और नैतिक चीजों को रखा गया था। सांस्कृतिक साहित्य में कालिदास, बाणभट्ट और अन्य लेखक की रचनाओं में संस्मरणात्मक वर्णन दिखाई देता है, ठीक है। यानी इस काल के जो प्रमुख कवि हैं या ये कहें लेखक हैं वो कालिदास और वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे विशेषताएं कि इस टाइम की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला आप लिख सकते हैं, वर्णन में धार्मिक और नैतिकता का पाठ होता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों से अधिक समाज में धर्म के प्रति झुकाव था, ठीक है। यानी यहाँ पर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव देखा जा सकता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्मृतियों के बजाय ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों का वर्णन। यानी यहाँ इतिहास से ज़्यादा जो पुराण होते थे उनका वर्णन किया जाता था। अब हम देखेंगे दूसरा युग, जो कि हमारा द्वितीय युग, जो कि 1900 से 1920 तक रहा था। इसको देख लेते हैं। द्वितीय युग में हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास हुआ और यह युग लेखों के जीवन, अनुभवों और समाज सुधारों की दिशा में उन्मुख था। यानी देखिए, जो द्वितीय युग है उसमें खड़ी बोली का यूज़ होने लगा, जैसे कि राजस्थान में बोली जाती है उस बोली का यूज़ होने लगा था, ठीक है। इस युग में संस्मरण साहित्य भी विचारधारा प्रधान और समाज सुधार दृष्टिकोणों के साथ विकसित हो गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके जो मुख्य लेखक हैं। मुख्य लेखक में आप लिख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और
बाल मुकुंद गुप्त, ये इसके टाइम के बहुत ज़्यादा प्रमुख लेखक हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो वीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनके नाम पर ही ये इस पूरे ही काल का नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं लेखन के विचार और उनके विचार धारात्मक संघर्ष का वर्णन है इसमें। सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं भारतीय समाज में व्यापक कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं का चित्रण है यहाँ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भाषा सरल, स्पष्ट और उद्देश्य परक है। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त के लेखकों में संस्मरणात्मक शैली दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे छायावादी युग। छायावादी युग जो है वो 1900 से 1940 तक रहा। इस युग को देख लेते हैं। छायावादी युग में हिंदी साहित्य में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और भावुकता का उद्देश्य हुआ। इस समय साहित्य में कल्पनाशीलता, भावुकता और सौंदर्य बोध की प्रधानता रही। संस्मरण भी इन विशेषताओं से प्रभावित हुआ, यानी इस टाइम पे जो संस्मरण था उसमें कल्पनाशीलता, भावुकता और सौंदर्य बोध इन सभी की भूमिका रही है। ये कहें ये पूरी ही तरह से इनसे प्रभावित रहा। अब इसके जो मुख्य लेखक हैं वो कौन है? इसके मुख्य लेखक आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनकी एक प्रमुख या ये कहें मुख्य लेखिका हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं लेखन के निजी जीवन के साथ साथ प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण होता था इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भाषा काव्यात्मक और भावनात्मक हो गई थी, क्योंकि अब यहाँ काव्यात्मक और भावात्मक का विकास हो गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का संस्मरण की रेखा इस युग की महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक कृति है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्मरणों में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का उभार हुआ, यानी इस समय संस्मरणों में संवेदनशीलता और जो मानवीय मूल्य थे उनका उभार होने लगा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रोत्तर युग, जो कि हमारा 1940 से 1980 के दशक रहा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का बाद का यह युग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल का था। यानी देखिए ये जो युग था ये हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो उथल पुथल थी उसका युग था। ठीक है, इस समय साहित्य में यथार्थवाद और प्रगतिशील दृष्टिकोणों का प्रभाव हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो यथार्थवाद था और जो प्रगतिशील दृष्टिकोण था वो बढ़ने लगा था। संस्मरण में भी समाज और व्यक्तियों के संघर्ष, आशा, निराशा और उपलब्धियों का चित्रण मुख्य हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य लेखक के जो हमारा स्वतंत्रता के बाद का टाइम था उसमें जो प्रमुख लेखक थे वो थे रामवृक्ष बेनीपुरी और अज्ञेय और यशपाल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों का चित्रण होने लगा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का वितरण हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवादी और स्पष्ट भाषा का प्रयोग, यानी इस टाइम पे यथार्थवादी जो विचार थे उनका और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होने लगा था। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण, माटी की मूर्त और जंजीरें और दीवार, ये हम इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा समकालीन युग। समकालीन युग को देख लेते हैं, जो कि हमारा 1980 से वर्तमान तक यानी अभी तक जो युग चल रहा है वो हमारा समकालीन युग है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समकालीन युग में संस्मरण साहित्य का दायरा व्यापक हो गया, यानी अब जो वो दायरा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ये केवल साहित्यिक विधा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों को भी अभिव्यक्तित करता है। और अब ये केवल हमारी जो साहित्यिक विधा थी वहीं तक ही हमारा सीमित नहीं है, बल्कि अब ये राजनीतिक, सामाजिक और जो व्यक्तिगत अनुभव है या व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनको भी प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसमें लेखक की आत्मकथाएं झलक के साथ साथ समाज, सांस्कृतिक और वैश्विक मुद्दों का समर्थन भी मिलता है, यानी इसमें व्यक्तिगत जो आत्मकथाएं होती हैं उनके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक है और वैश्विक जो मुद्दे हैं उनकी भी झलक हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख लेखक हैं उसके प्रमुख लेखकों में आप लिख सकते हैं अमृता प्रीतम, वारम सिंह, धर्मवीर भारती, ये सारे ही आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं संस्मरण में व्यक्तिगत अनुभवों के साथ समकालीन सामाजिक मुद्दों का समावेशन है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भाषा में सरलता और गहराई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी विकास और विशेष संदर्भों का समावेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं आप अमृतीय प्रतिमा की रचना और धर्मवीर भारतीयों का
गुनाहों का देवता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गुनाहों का देवता, जो कि इन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी लिखी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, क्या आप इस क्वेश्चन की एंडिंग किस तरह से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, संस्मरण साहित्य समय के साथ परिवर्तित होते हुए व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये समय के साथ साथ चेंज होता आ रहा है और हमारा अब सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को भी बताता है। आरंभिक युग में ये धर्म और नैतिकता पर केंद्रित था। द्विवेदी युग में समाज सुधार पर, छायावादी युग में भावुकता और सौंदर्य पर, स्वतंत्र उत्तर युग में यथार्थवादी दृष्टिकोण पर और समकालीन युग में व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ अपने विकास के चरम पर पहुंच गया। यानी स्वतंत्र उत्तर युग में यथार्थवाद पे था, अब ये समकालीन युग में आकर ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आ गया है। यानी इसका धीरे धीरे हम विकास देख सकते हैं, ये किस तरह से विकास में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है हमारा, गद्य की विविध विधाओं को महत्व किस काल में दिया गया और क्यों। यानी गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनका जो महत्व है वो किस काल में सबसे ज्यादा हुआ और क्यों हुआ, इस बारे में हमें बात करनी है। चलिए देख लेते हैं गद्य की विविध विधाओं को महत्व और उनका काल विशेष क्या था। ठीक है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास प्रारंभिक चरणों में अपेक्षाकृत धीमा था। यानी अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले वाले चरणों में जो गद्य की विधाएं हैं उसका जो प्रारंभिक विकास था वो बहुत ज़्यादा धीमा था। हिंदी काव्य परंपरा का प्रभाव अधिक होने के कारण गद्य को लंबे समय तक वह स्थान नहीं मिला सका जो काव्य को प्राप्त था। यानी काव्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था हिंदी में और गद्य जो था उसकी उपयोगिता कम थी। लेकिन जैसे जैसे साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए, गद्य की विविध विधाओं को महत्व मिलने लगा। जैसे जैसे परिवर्तन हुए तो गद्य की जो विविध विधाएं थी उन्हें भी महत्व मिलने लगा था। गद्य विधाओं का सर्वाधिक महत्व द्विवेदी युग और उसके बाद के कालों में दिया गया। इसे समझने के लिए हम गद्य विधाओं के महत्व और उसके विकास के ऐतिहासिक संदर्भों को अध्ययन करेंगे। यानी देखिए जो गद्य की विधाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा द्विवेदी युग से स्टार्टिंग हुई या उनका जो महत्व था वो बढ़ने स्टार्ट हुए। चलिए फिर देख लेते हैं इसको धीरे धीरे से ये कैसे बढ़ा। सबसे पहले हम देखेंगे गद्य विधाओं का महत्व देने वाला काल, तो वो कौन सा काल है, वो है हमारा द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 के अंतर्गत आया था। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को जाना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। इसका मुख्य कारण सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार था। यानी ये जो काल था इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पे हिंदी साहित्य में गद्य की जो विधाएं थी उनको प्रमुखता दी जाने लगी थी। अब हम देखेंगे इसके कारण। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव आ रहा था। और नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गद्य को अभिव्यक्ति और सरल और सटीक माध्यम माना गया। यानी जो गद्य था उसको अभिव्यक्ति के लिए और सरल और सटीक माध्यम माना गया था। ये भी एक कारण था इसके उदय का। ठीक है, अब हम देखेंगे पत्रकारिता और निबंध लेखन का विकास के गद्य के कारण किस तरह से पत्रकारिता और निबंध लेखन का विकास हुआ। तो गद्य विधाओं में किस तरह से इस युग में निबंध लेखन को साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रमुख जो लेखक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन किस तरह से पत्र पत्रिकाओं जैसे सरस्वती के माध्यम से गद्य लेखन को बढ़ावा मिला। यानी जो पत्र पत्रिकाएं होती थी जैसे कि आपका एक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं सरस्वती, जिसके माध्यम से जो गद्य लेखन था वो भी बढ़ गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक और शिक्षाप्रद लेखन, समाज सुधार और जागरूकता के लिए लेखन किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे छायावादी युग, जिसमें इसका जो प्रभाव था वो और बढ़ गया था, जो कि हमारा 1920 से 1940 तक था। चलिए देख लेते हैं छायावादी युग में किस तरह से ये बढ़ा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस युग में गद्य विधाओं की कविताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्व मिला, लेकिन कहानी, उपन्यास और संस्मरण लेखन का विकास हुआ। यानी इस युग में जो कविताएं थी उनको थोड़ी सी
कम अटेंशन मिली या थोड़ी वो कम हो गई गद्य विधाओं की। लेकिन इसके अंतर्गत जो हमारी कहानियाँ आती हैं, उपन्यास आता है और संस्मरण आता है, उसका विकास बहुत अच्छे से हुआ। अब हम देखेंगे कारण। तो पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाद और भावुकता का उदय हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साहित्य और भावनात्मक सौंदर्य बोध का प्रवेश हो रहा था। गद्य विधाएं, अब देखेंगे गद्य विधाएं कौन कौन सी। पहली आप लिख सकते हैं कहानी। प्रेमचंद्र के नेतृत्व में यथार्थवादी कहानियों का विकास हुआ। उपन्यास सामाजिक मुद्दों और ग्रामीण जीवन का चित्रण होता था। प्रमुख लेखक जो थे जैसे कि प्रेमचंद्र हो गया, गोदान और गबन लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संस्मरण। महादेवी वर्मा के संस्मरण का उदय हुआ, यानी अब यहाँ पर संस्मरण जो था उसका भी उदय होना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे स्वतंत्रोत्तर युग, जो कि हमारा 1940 से 1980 तक था। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्त बाद का यह युग गद्य विधाओं के पूर्ण विकास का समय था। इस काल में गद्य ने साहित्यिक और सामाजिक अभिव्यक्तियों का प्रमुख माध्यम बनकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कारण। तो पहला आप लिख सकते हैं समाज में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से गद्य को और ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक, आगे आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि अब यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी विकास हो रहा था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं साहित्य में नवीन विधाओं का प्रवेश, यानी जो साहित्य था अब उसमें नई नई विधाओं का प्रवेश हो रहा था, जैसे कि गद्य विधाएं। गद्य विधाएं कौन कौन सी, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गद्य विधाओं में पहला लिख सकते हैं नाटक और एकांकी। राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए नाटक विधा का उपयोग होने लगा। आलोचना, साहित्यिक आलोचना का व्यवस्थित रूप दिखाया गया। अब हम देखेंगे प्रमुख आलोचक कौन कौन थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहला नाम रामचंद्र शुक्ला का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आत्मकथा और जीवनी। किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों की कहानियों का वर्णन होने लगा, क्योंकि आप भी हम देखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति थे या उनसे जुड़े व्यक्ति थे, उनकी हम जीवनी पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें लिखी जाने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, क्योंकि अब यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज जैसी चीजें आने लगी। सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को गद्य के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया, यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव होते थे या फिर यात्रा का होता था, उन सभी को दिखाया जाने लगा, जिसको हम यात्रा वृत्तांत या फिर रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे समकालीन युग, जो कि हमारा 1980 से अब तक यानी वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पहले लिख सकते हैं समकालीन युग में गद्य विधाओं को व्यापक महत्व मिला। अब यह विधाएं साहित्य के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन चुकी थी। ठीक है, कारण आप लिख सकते हैं सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक साहित्य और विचारधाराओं का संपर्क हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे गद्य विधाएं के जो हमारी गद्य विधाएं हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। आधुनिक उपन्यास और कहानियां, किस तरह से आधुनिक उपन्यास और कहानियां हैं इस सामाजिक समस्याओं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। मुख्य लेखक कौन कौन से, इसमें मुख्य लेखक हैं निर्मल वर्मा और धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्टाज और साक्षात्कार, किस तरह से पत्रकारिता और मीडिया का प्रभाव पड़ गया। ब्लॉग और डिजिटल लेखन, किस तरह से ब्लॉग और डिजिटल लेखन बढ़ गया। इंटरनेट के माध्यम से गद्य का नया स्वरूप बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे गद्य विधाओं को महत्व देने के कारण के जो गद्य विधा हैं उनको महत्व क्यों दिया जा रहा था, क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो पहला आप लिख सकते हैं इसमें सामाजिक जागरूकता। गद्य विधाएं समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख माध्यम बनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। गद्य ने लेखकों को अपनी अभिव्यक्ति, अनुभवों और विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करने का अवसर मिल गया था उन्हें, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी और इसीलिए बढ़ भी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। किस तरह से आधुनिकता और वैश्विक दृष्टि के प्रभाव से गद्य विधाएं अधिक प्रासंगिक बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पठन की सरलता। गद्य विधाएं पाठकों के लिए सरल, आकर्षक रही हैं, क्योंकि देखिए ये पढ़ने में इजी होती हैं। जो हमारी कविताएं होती हैं उनको पढ़ने में और उनका अर्थ निकालने में मुश्किल होती है, पर जो गद्य होता है वो सीधी सीधी स्टोरीज होती हैं, तो उन्हें पढ़ने में भी मजा आता है और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, यानी वो आसान तरीके से हमें समझ में आ जाती है, इसीलिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र बनी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं गद्य विधाओं को विशेष महत्व
द्विवेदी युग में दिया गया, लेकिन इसका विकास स्वतंत्र उत्तर युग और समकालीन युग में अपने चरम पर पहुंचा। जो इसका महत्व था वो द्विवेदी युग से बढ़ने लगा था, लेकिन स्वतंत्रोत्तर युग और समकालीन युग में ये सबसे ज्यादा विकसित हुए। गद्य ने केवल साहित्यिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को अभिव्यक्ति करने का माध्यम बन गया है। यानी जो गद्य है वो सिर्फ हमारा साहित्य ही नहीं है, बल्कि जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक परिवर्तन है या जो हमारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है उसको भी दिखाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्मरण और रेखाचित्र का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी हमें इसमें संस्मरण और रेखाचित्र को अभिव्यक्त करना है कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। यानी जो संस्मरण और रेखाचित्र है उन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं संस्मरण और रेखाचित्र अभिप्राय एवं अंतर। यानी संस्मरण और रेखाचित्र को देखेंगे, फिर इसके अभिप्राय और क्या अंतर हो सकता है, ये इसके अंतर को देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों विधाएं गद्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। यानी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यह लेखक के अनुभवों, स्मृतियों और सामाजिक परिवेश को व्यक्त करने के माध्यम है। यानी ये लेखक की जो स्मृति होती है, अनुभव होते हैं, उनको व्यक्त करने का एक माध्यम है। यद्यपि दोनों में समानता पाई जाती है, लेकिन इसके स्वरूप, उद्देश्य और शैली में स्पष्ट अंतर है। यानी दोनों में हम समानताएं तो देख सकते हैं, लेकिन इनके जो स्वरूप है, उद्देश्य और जो शैली होती है, उनमें हम मुख्य रूप से अंतर देख सकते हैं। इस लेख में हम दोनों विधाओं का अभिप्राय स्पष्ट करेंगे और उनके बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे संस्मरण के अभिप्राय। यानी संस्मरण का क्या अभिप्राय है। संस्मरण शब्द का अर्थ है स्मरण से संबंधित। यह साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने अतीत के अनुभवों, स्मृतियों और घटनाओं का वर्णन करते हैं। यानी ये जो है, ये चीज़ हमारे ऊपर घटी होती है, अपनी यादों में होती है, तो उसको चीज़ को बताना या उस घटना को ही बताना स्मरण अनुभव कहलाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम अपने अतीत के बारे में या फिर अपनी स्मृतियों के बारे में बता रहे होते हैं, जो हमारे सोच है उसके बारे में बता रहे होते हैं। स्मरण में लेखक किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या समय विशेष को स्मरण कर उसे संरचनात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। यानी कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, या कोई भी समय के बारे में लेखक जो होता है वो उसे सोचकर अपनी शैली यानी अपनी राइटिंग में या ये कहें जो लिख रहा है उसमें उतारता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं कि प्रमुख विशेषता क्या होती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, स्मृतियों पर आधारित लेखक अपने अनुभवों और यादों को लिखने की माध्यम से व्यक्त करता है। यानी इसमें जो है वो लेखक जो है अपनी यादों को बताता है और वो भी लेखन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसमें व्यक्ति के साथ समाज का भी चित्रण किया जाता है। यानी व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी चित्रण करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भावनात्मक जुड़ाव। किस तरह से लेखन की स्मृतियों पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सभी को अपनी घटनाओं जैसी लगती हैं, तो वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कथनात्मक शैली। स्मरण में कथन शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखा संस्मरण साहित्य का प्रमुख उदाहरण है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों को जीवंता से प्रस्तुत किया है। यानी उनकी चीजों को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो आज भी जीवित हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेखा चित्र का अभिप्राय। यानी रेखा चित्र से क्या अभिप्राय है। रेखा चित्र एक साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु का वर्णन अत्यंत संक्षिप्त और सजीव रूप में किया जाता है। यानी जो रेखा चित्र होता है उसमें किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर घटना या फिर किसी भी वस्तु के बारे में पूरा संक्षिप्त से बताया जाता है कि एक पिक्चर से क्रिएट हो जाए माइंड में। यह एक प्रकार का चित्रात्मक विवरण होता है जो शब्दों के माध्यम से पाठकों को समक्ष एक स्पष्ट छवि प्रस्तुत करता है। यानी एक तरीके से छवि बन जाती है हमारे सामने, जो कि हमें लगता है कि हाँ शायद वो चीज़ ऐसी हो सकती है। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं चित्रात्मक वर्णन। लेखन का उद्देश्य पाठकों के समक्ष एक सजीव चित्र प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संक्षिप्तता। किस तरह से रेखा चित्र अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सटीकता और स्पष्टता। वर्णन में सटीकता और स्पष्टता होती है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। किस तरह से रेखा चित्र में लेखक अपनी भावनाओं को कम स्थान देकर वर्णित विषयों को प्राथमिकता देता है। यानी जिसके बारे में बात कर रहा होता है
उसी को प्राथमिकता देता है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें एक उत्कृष्ट रेखा चित्र विग्रह है जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को सजीव रूप से चित्रित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र के बीच अंतर, यानी इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। चलिए उस अंतर को देख लेते हैं। उसका अंतर के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पहला अब हम देखेंगे पहलू संस्मरण और रेखा चित्र। परिभाषा देखते हैं। लेखक की स्मृतियों और अनुभवों का वर्णन होता है संस्मरण में, और जो रेखा चित्र है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का चित्रात्मक वर्णन होता है। ठीक है, आधार देख लेते हैं। जो हमारा संस्मरण है उसमें स्मृतियों और अनुभवों पर आधारित होती है, और रेखा चित्र जो होते हैं वो कल्पना और यथार्थ का समायोजन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शैली में आप लिख सकते हैं कथनात्मक और भावनात्मक शैली होती है इसमें, और इसमें संक्षिप्त और चित्रात्मक शैली होती है। दृष्टिकोण में देख लेंगे, जो संस्मरण होते हैं वो हमारे लेखक की भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करती हैं, और जो रेखा चित्र होते हैं वो वर्णित विषयों पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसका देखेंगे विस्तारपूर्ण वर्णन होता है। इनका संक्षिप्तता और सटीकता होती है, यानी इसमें संक्षिप्तता और सटीकता देखी जाती है रेखा चित्र में। अब देखेंगे हम उद्देश्य में जो हमारा संस्मरण है उसमें लेखक के अतीत और अनुभवों को साझा किया जाता है, और जो हमारा रेखा चित्र होता है उसमें किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का सजीव चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं महादेवी वर्मा स्मृति की रेखा। ठीक है, और जो हमारा रेखा चित्र है उसमें आप लिख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। ठीक है, ये सभी आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और ये सारे ही हमारे इसके डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र की समानताएं। जो हमारा संस्मरण है और जो हमारा रेखा चित्र है इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं गद्य विधाएं हैं। दोनों ही साहित्य की गद्य विधाएं हैं, दोनों, चाहे वो रेखा चित्र हो चाहे वो संस्मरण हो, दोनों ही जो हमारा साहित्य है उसकी गद्य विधाएं हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सजीवता। दोनों में वर्णन सजीव और रोचक होते हैं, यानी दोनों का जो वर्णन है वो सजीव होता है और रोचक होता है, उनको सुनने में या फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वास्तविकता। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों यथार्थ पर आधारित होते हैं, यानी इन दोनों में ही झूठ नहीं होता, दोनों ही यथार्थ पर या ये कहें सच पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते पाठकों को जोड़ना। दोनों विधाएं पाठकों को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ने में सक्षम होती हैं, यानी ये दोनों ही विधाएं जो पाठक होते हैं उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से, यानी भावना से और दिमाग से जोड़ने का कार्य करती हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं संस्मरण और रेखाचित्र दोनों गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, जो व्यक्ति, समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करता है। संस्मरण में लेखक की स्मृतियों और भावनाएं अधिक होती हैं, जबकि रेखा चित्र में संक्षिप्तता और सजीवता प्रमुख होती है। दोनों विधाओं का अपना अलग महत्व है और यह हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में सहायक करती हैं, यानी दोनों का ही अपना अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों का ही जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में, और जो दोनों ही विधा हैं वो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपनी अपनी हेल्प करती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ाए हैं वो सभी को समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है। वर्तमान समय में एकांकी की सफलता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी एकांकी जो है वो नाटक का ही लघु रूप है, ये आपको बताना है। और वर्तमान समय में जो, यानी वर्तमान समय का मतलब है आज का जो टाइम है, जो हमारा आज प्रेजेंट टाइम है, उसमें एकांकी की जो सफलता है उस पर आपको विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। इसका परिचय आप इस तरह से लिख सकते, एकांकी नाटक का एक लघु रूप है, यानी एकांकी जो है वो नाटक का ही एक लघु रूप है, जिसमें केवल एक अंग होता है। इसमें किसी एक विषय, समस्या या घटना को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी एकांकी जो होती है वो एक नाटक का एक अंग होता है, यानी एक पर्टिकुलर एक सीन को दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी समस्या या फिर कोई भी घटना पूरी संक्षिप्त में और प्रभावशाली रूप से दिखाई जाती है।
एकांकी का उद्देश्य पाठकों को और दर्शकों को सीमित समय में गहन और प्रभावशाली अनुभव प्रदान करना है। यानी एकांकी जो होता है वो सीमित टाइम में जो पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको एक गहन जानकारी या फिर अनुभव देने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एकांकी की विशेषताएं। चलिए एकांकी की विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप पहला लिख सकते हैं संक्षिप्तता। किस तरह से इसका कथनक, पात्र और संवाद सीमित होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं केंद्रीय विषय केवल एक ही समस्या या घटना का पर केंद्रित होता है। यानी इसमें अलग अलग घटना या अलग अलग समस्या नहीं दिखाई जाती, सिर्फ एक ही के बारे में बात हो रही होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भावनात्मक गहराई। कम समय में गहराई, भावना और विचार प्रस्तुत करते हैं, यानी गहराई से सारी चीजों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सटीकता और स्पष्टता। संवाद और घटना अनावश्यक विस्तार से बचती हैं, यानी सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट की जाती हैं। जो फालतू की चीज़ें होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, उन्हें नहीं ऐड किया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है। अब हम देखेंगे वर्तमान समय में एकांकी की सफलता, कि वर्तमान समय में एकांकी जो है वो किस तरह से सफल हो रहा है। आज के व्यस्त जीवन में जहाँ लोगों के पास समय का अभाव है, एकांकी अपनी संक्षिप्तता और प्रभावशालीता के कारण अधिक प्रासंगिक हो गया है। क्योंकि देखिए आज के समय में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, सभी लोग बिजी रहते हैं, इतनी किसी के पास टाइम नहीं होता कि पूरी पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं या पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो देखते हैं शॉर्ट कहाँ से मिल जाए, ताकि हम उस चीज़ को समझ भी जाएं और हमें पूरा पढ़ना भी ना पड़े। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट से शॉर्ट देख रहे हो। जैसे कि आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये बुक का ही सार है जो हमारे एकांकी के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डिजिटल युग में प्रासंगिकता। किस तरह से डिजिटल युग में प्रासंगिकता है। एकांकी ने डिजिटल माध्यम जैसे वेब, सॉन्ग, लघु फिल्में और थिएटर में अपनी जगह बनाई है। अब हम इसे डिजिटल रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि वेब हो गया या लघु फिल्में हो गई या फिर थिएटर जैसी जगह हो गई। नेक्स्ट आप हम देखेंगे सामाजिक मुद्दों का चित्रण। वर्तमान समय की जटिलता को एकांकी के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैक्षणिक उपयोग। स्कूल और कॉलेजों में एकांकी का प्रयोग छात्रों को नाट्यकला और सांस्कृतिक समझ बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक मंच, थिएटर समूह और स्वतंत्र कलाकार एकांकी को प्रयोग्यधर्मी तरीके से प्रस्तुत करते हैं, यानी सही तरीके से इसका प्रयोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रासंगिकता है वो आज भी बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे चुनौतियां और संभावनाएं, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि एकांकी का स्वरूप बदलते समय के साथ उद्यतन हुआ है, लेकिन इसका पारंपरिक मंच अब उतना लोकप्रिय नहीं है। डिजिटल माध्यमों में इसकी नई संभावनाएं उभर रही हैं। इसमें प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप और अधिक समृद्ध करने की आवश्यक है। यानी देखिए इसका जो स्वरूप है वो तो बदल रहा है, क्योंकि जो पहला इसका पारंपरिक मंच था अब लोकप्रिय इतना नहीं है, यानी लोग अब उसे इतना पसंद नहीं करते कि कोई आ रहा है या एक जगह बैठ के शॉर्ट स्टोरी सुन रहे हैं या कोई सुना रहा है। अब जो लोग हैं वो डिजिटल हो रहे हैं और डिजिटल ही में इसका जो स्वरूप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं एकांकी नाटक का लघु रूप होते हुए भी अपनी संक्षिप्तता, गहराई और सशक्त अभिव्यक्ति के कारण वर्तमान समय में भी सफल है। डिजिटल युग ने इसे नए आयाम दिए हैं, जिसमें यह अधिक व्यापक और प्रासंगिक बन गया है। यानी देखिए ये बेशक एक नाटक का ही छोटा रूप है एकांकी, लेकिन अभी भी ये अपनी गहराई, सशक्तता और अभिव्यक्ति की वजह से अभी भी मौजूद है और वर्तमान समय में ये डिजिटल भी हो गया है, क्योंकि अब हम डिजिटल रूप में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। यानी जो प्रेमचंद्र जी हैं उनके व्यक्तित्व और जो उनका कर्तव्य है उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। चलिए देख लेते हैं प्रेमचंद्र जी का व्यक्तित्व और कर्तव्य, कि प्रेमचंद्र जी जो है वो एक कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अंतर्गत परिचय में आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद्र जी का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी था। 1880 से 1936 तक इनका जीवन काल रहा। हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में से एक हैं, क्योंकि देखिए जो प्रेमचंद्र जी हैं वो हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी कविताएं लिखते थे। वह अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज सुधार की भावना और मानवीय संवेदनशीलताओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके व्यक्तित्व और कर्तव्यों को उनकी रचनाओं और उनके जीवन के संघर्षों से समझा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेले अपने जीवन में
और इनकी जो रचनाएं हैं वो सभी इनकी गवाह हैं, वो सभी हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। प्रेमचंद्र जी की जो कविताएं या फिर रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है, यानी प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज़्यादा सरल और सहज था। किस तरह से सरल और सहज था, चलिए देखते हैं। प्रेमचंद्र का जीवन अत्यंत साधारण और संघर्षपूर्ण था। उनका जन्म बनारस के पास एक सामान्य परिवार में हुआ। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लेखन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, क्योंकि ये एक आम से व्यक्ति थे, आम से घर में इनका जन्म हुआ था और आर्थिक संकट भी थे इनके परिवार में, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की और अपनी जो लेखन कला थी उसको बढ़ाया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानवीयता का प्रतीक। किस तरह से उनका व्यक्तित्व मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों से सोतप्रोत था। अपनी रचनाओं में समाज के हर वर्ग की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हर वर्ग के, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उच्च हो, सभी वर्गों की जो पीड़ा और संघर्ष हैं उनको बताने का इन्होंने प्रयास किया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और समाज सुधारक दृष्टिकोण। किस तरह से प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व न केवल साहित्यकार का था बल्कि वह एक समाज सुधार भी थे। वह महिलाओं, किसानों, मजदूरों और दलितों के अधिकारों के पक्षधर थे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक कवि नहीं थे बल्कि ये जो थे ये एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, जो मजदूर होते थे, दलित होते थे, उनके अधिकारों के बारे में ये बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सादगी और ईमानदारी। किस तरह से इनका जीवन और लेखन दोनों ही सादगी और ईमानदारी का उदाहरण है। उनकी कहानियों में यह गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है वो सादगी में और ईमानदारी में ही गुजर गया, क्योंकि इन्होंने पूरे ही जीवन में अपनी सादगी अपनाई रखी और ईमानदारी रखी थी। ठीक है, और इसका सबूत हम इनकी रचनाओं में भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद्र का कर्तव्य। किस तरह से, इसमें पहला आप लिख सकते हैं साहित्य के माध्यम से समाज सुधार। किस तरह से इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार किया था, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रेमचंद्र ने साहित्य को मनोरंजन का माध्यम नहीं माना बल्कि इसमें समाज सुधार और चेतना जागृत करने का साधन बनाया। उनकी रचनाएं जैसे गोदान, गवन और ईदगाह समाज के यथार्थ को उजागर करती हैं, यानी ये जो हैं ये समाज सुधार की भी बात करते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं जिसमें आप ये सारी लिख सकते हैं, जैसे कि ईदगाह हो गई जो यथार्थ के उजागर की बात करता है, यानी यथार्थ के ऊपर बात करता है, तथ्य के ऊपर बात करता है। अब हम देखिए किसानों और गरीबों की आवाज़। किस तरह से उन्होंने ग्रामीण भारत के किसानों और गरीबों की समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी। गोदान इसकी उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं, अपनी जो किताबें या उनकी जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने भारतीय किसान और जो गरीब लोग हैं उनको अपनी रचनाओं में रखा, उन्हें प्रमुखता दी। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप गोदान लिख सकते हैं, जो कि इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रेमचंद्र ने नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का समर्थन किया। उनकी रचनाओं में महिलाओं के संघर्षशीलता और उसके अधिकारों के चित्रण मिलते हैं, जैसे निर्मला, यानी इन्होंने नारी सशक्तिकरण और नारियों को बढ़ाने का प्रयास किया था अपनी रचनाओं के माध्यम से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानता का संदेश। किस तरह से जाति और वर्ग भेद के विरोधी प्रेमचंद्र ने अपनी साहित्य के माध्यम से समानता और समरसता का संदेश दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार। किस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रेमचंद्र ने अपने लेखन में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावना को प्रोत्साहन किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। प्रेमचंद्र की व्यक्तित्व सादगी, ईमानदारी और मानवीयता का प्रतीक था। उन्होंने अपने कर्तव्य को साहित्य के माध्यम से निभाते हुए समाज सुधार, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का समर्थन किया। उनके विचार और रचनाएं आज भी समाज को दिशा देने में सक्षम हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने देखी कि किस तरह से जो प्रेमचंद्र जी हैं उनका जो जीवन है वो सादगी और ईमानदारी के और मानवता के इर्द गिर्द घूमता है, और इन्होंने किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं उनके लिए और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आवाज उठाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े भाई साहब कहानी का संदेश बताइए। यानी जो बड़े भाई साहब आपकी बुक में कहानी दे रखी है उसका आपको संदेश बताना है कि वो क्यों है और उससे आपको क्या सीख मिलती है। चलिए देख लेते हैं। इसके
उत्तर या इसका जो परिचय होगा वो आप इस तरह से लिखेंगे, बड़े भाई साहब। कहानी का संदेश और विशेषताएं क्या क्या है, चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े भाई साहब हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हास्य, व्यंग और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है, क्योंकि देखिए ये जो बड़े भाई साहब कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है और ये एक हास्य कहानी है, यानी हंसी की कहानी है और शिक्षाप्रद कहानी है, जिससे हमें शिक्षा भी मिलती है। यह कहानी बड़े और छोटे भाई के बीच के रिश्ते, अनुशासन, अनुभव और पढ़ाई के महत्व को सहज, रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस कहानी में बड़े और छोटे भाई के बीच का जो संबंध होता है, अनुशासन होता है, अनुभव होता है और पढ़ाई का महत्व होता है, उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद्र ने इसमें भाईचारे, शिक्षा और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों पर गहराई से प्रकाश डाला है। अब किस तरह से इन्होंने, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को लिखा है, चलिए देख लेते हैं। कहानी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इस कहानी को देखते हैं। कहानी दो भाइयों की है, जिसमें बड़ा भाई पढ़ाई और अनुशासन में गंभीर है, जबकि छोटा भाई जीवन का आनंद उठाना और खेलकूद में रुचि रखने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी नॉर्मली होती हैं, आपके परिवार में भी होंगी। जो बड़े भाई होते हैं वो पढ़ाई में और अनुशासन में थोड़े से गंभीर होते हैं, बट जो छोटे भाई होते हैं या छोटी बहनें भी होती हैं, अगर छोटी बहनों की भी बात करें तो वो भी ऐसी ही होती हैं जो जीवन के आनंद लेने में और खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। बड़ा भाई छोटे को सिखाने और अनुशासन करने की कोशिश करता है, जिस तरह से बड़े बहन भाई हमेशा करते हैं। अगर आपके भी बड़े बहन भाई होंगे तो वो भी आपको ऐसे ही करते होंगे, लेकिन छोटा भाई उसकी सलाह को हल्के में लेता है और छोटे बहन भाइयों की यही हरकतें होती हैं, बड़ा कितना भी समझा ले उसे हल्के में ही लेना होता है, ठीक है। अंत में छोटे भाई को यह समझ में आता है कि बड़े भाई के अनुभव और सीखने की प्रक्रिया वास्तव में जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और लास्ट में चल के यह ये कहें, जब छोटे बहन भाई बड़े होने लगते हैं तो उन्हें रियलाइज हो ही जाता है कि हाँ, जो बड़े बोलते हैं वो एक्चुअल में सही होता है, तो हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। ओके, तो इसीलिए लास्ट में उन्हें जाकर ये अनुभव हो जाता है कि बड़े भाई जो बोल रहे हैं या उनकी जो जीवन में जो उनके पास अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पर वो हम मुझसे बातें बोल रहे हैं वो सही। तो ये सारी चीजें हम इस कहानी में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कहानी का संदेश, के कहानी जो है वो क्या संदेश देना चाहती है, क्यों हमें या क्यों आपको ये पढ़ाई गई है। तो इसके पहला आप लिखेंगे अनुभव की महत्व। किस तरह से कहानी यह संदेश देती है कि उम्र और पढ़ाई से अधिक जीवन का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। बड़े भाई का जीवन अनुभव छोटे भाई को उसके भूलों से बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि देखिए जो हमारी पढ़ाई होती है या फिर जो हमारी उम्र होती है वो हमें अनुभव देने का प्रयास करती है और अनुभव देती भी है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके घर में जो बड़े बहन भाई होंगे आपसे भी बड़े, वो आपको हमेशा टोकते होंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है ये करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। उनके पास वो अनुभव है, क्या पता उन्होंने भी वही गलती करी हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ ऐसा हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं या फिर जो मेरे बड़े बहन भाई हैं, अगर मैं कुछ भी गलत करती हूँ या फिर उन्हें लगता है कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ या एनीथिंग एल्स, तो वो मुझे टोकते हैं कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करते, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना दोबारा, ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो अपने अनुभवों के आधार पर मुझे संभालते हैं ताकि मैं जो गलतियाँ कर रही हूँ वो ना करूँ। तो बड़े बहन भाई हमेशा ये करते हैं, तो इस कहानी से हमें यही अनुभव मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा का महत्व। किस तरह बड़े भाई के माध्यम से कहानी यह संदेश देती है कि पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त में अनुशासन और मेहनत की ज़रूरत होती है। यानी देखिए इसमें शिक्षा का महत्व बताया गया है, क्योंकि अगर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके लिए हमें अनुशासन और मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम मेहनत और अनुशासन नहीं रखेंगे, टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, तो वो सारी वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाईचारे का भाव। कहानी भाइयों के बीच स्नेह और चिंता को दर्शाती है। बड़ा भाई अपने कठोर व्यवहार के बावजूद छोटे भाई के प्रति प्रेम और देखभाल से भरा हुआ है। यानी देखिए ये जो कहानी है ये स्नेह और चिंता को दर्शाती है, क्योंकि बड़े भाई का जो व्यक्तित्व दिखाया गया है इस कहानी में वो कठोर दिखाया गया है कि बड़ा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने छोटे भाई के लिए प्रेम और देखभाल की भावना रखता है। उसे चिंता रहती है कि कहीं उसका जो छोटा भाई है वो गलत चीज़ों में ना रह जाए या फिर पीछे ना रह जाए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक ज्ञान और बनाम किताबी ज्ञान। यानी जो हमारा व्यवहारिक, जो हमारा डेली रूटीन का ज्ञान होता है, जो हमारा किताबी ज्ञान होता है, किस तरह से कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जीवन को समझने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव का भी महत्व है।
यानी देखिए जो हमारा किताबी ज्ञान होता है, जो हम किताबें पढ़ते हैं, वो ही ज्ञान काफ़ी नहीं है हमारे जीवन को सँभालने के लिए या जीवन जीने के लिए। जो हमारा व्यावहारिक ज्ञान है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सिर्फ़ हमारे व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे हास्य और व्यंग के माध्यमों से शिक्षाप्रद संदेश। किस तरह से प्रेमचंद्र ने कहानी में हास्य व्यंग का उपयोग कर यह दिखाया है छोटे भाई की शरारतें और बड़े भाई की गंभीरता कैसे जीवन को अलग अलग पहलुओं को संतुलित करती है। देखिए अगर आप ये स्टोरी भी पढ़ेंगे और आपके भी भाई बहन हैं तो आप इसको अपने आप से भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े भाई होते हैं उनकी कठोरता और जो छोटे भाई होते हैं उनकी शरारतें एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी में भारतीय समाज में पारिवारिक संबंधों और शिक्षा प्रणाली पर गहरी दृष्टि डाली है। यह कहानी न हास्यपूर्ण है बल्कि इसमें गंभीर जीवन मूल्य भी छिपे हैं। प्रेमचंद्र ने इसे बड़े सहज और सरल भाषा में लिखा है, जिससे यह हर वर्ग के पाठकों के लिए प्रासंगिक बन सके। यानी देखिए ये जो कहानी है ये सिर्फ हास्यपूर्ण या फिर ये कहें ये सिर्फ हंसी की ही नहीं बल्कि गंभीर जीवन के बारे में भी बताती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये समाज के हर पहलू या फिर हर वर्ग के बारे में बताती है, और ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, यानी सरल भाषा का यूज़ है, तो इसे कोई भी आसानी से पढ़कर समझ सकता है और अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। आप ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो अपने आप को अभी ही कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कहानी की विशेषताएं कि जो हमारी कहानी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे सरल भाषा। प्रेमचंद्र ने कहानी को सरल और रोचक भाषा में लिखा है, जिससे यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रभावशाली बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चरित्र चित्रण। बड़े भाई का अनुशासन प्रिय गंभीर स्वभाव और छोटे भाई का चंचल और नटखट स्वभाव कहानी को जीवित बनाता है, क्योंकि बड़े भाई का जो स्वभाव दिखाया है इन्होंने बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय और गंभीर बताया है, और जो छोटे भाई का चरित्र दिखाया है उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा चंचल और नटखट वाला चरित्र दिखाया है। अब हम देखेंगे हास्य और व्यंग किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते छोटे भाई के दृष्टिकोणों से बड़े भाई के व्यवहार का वर्णन हास्य और व्यंग उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रासंगिकता किस तरह से प्रासंगिकता हुई। कहानी आज भी उन परिवारों के लिए प्रासंगिक है जहां बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो कहानी है ये आज भी कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ तो जैसे अभी मैंने आपको अपने बहन भाइयों के बारे में बताया, इसका मतलब मैं भी अपने बहन भाइयों से ये कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है। जो बड़े बहन भाई होते हैं वो छोटे बहन भाइयों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। तो ये कहानी प्रासंगिक है और आज भी हमारे परिवारों में ऐसा चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र की एक ऐसी कहानी है जो पारिवारिक संबंधों शिक्षा और अनुशासन के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ये जो एक कहानी है ये पारिवारिक संबंधों के ऊपर है, और ये शिक्षा और जो हमारे अनुशासन है और उसका जो महत्व है उसको एक साथ समझने और बांधने का प्रयास करती है। इसका संदेश ये है कि जीवन में अनुभव ज्ञान और स्नेह के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यानी अगर मैं इस पूरे ही चैप्टर का ये कहूँ कि इसका क्या संदेश है, क्यों पढ़ाई जा रही है, तो इसका सिंपली जो संदेश बनता है वो ये है कि जो हमारा अनुभव होता है, जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारा स्नेह होता है या जो हमारा प्रेम होता है, उन सभी के बीच में संतुलन बनाकर रखना ही इस कहानी का मोटिव है। हमें किस तरह से अपने जीवन में संतुलन बनाना है यही सिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर देखिए अगर इंसान ज़्यादा प्रेम में हो तो भी वो गलत चीज़ें करता है, अगर वो गुस्से में हो तो भी वो गलत चीज़ें करता है, अगर उसका मूड ऑफ हो तो भी वो गलत चीज़ें करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो भी वो गलत चीज़ें कर देता है। इसीलिए किस तरह से संतुलन बनाया जाए ताकि वो गलत चीज़ों से बच सके, इसीलिए ये पाठ पढ़ाया गया है ताकि संतुलन किस तरह से बनाते हैं ये आपको पता चल सके। यह कहानी आज भी पाठकों को भाईचारे अनुशासन और व्यवहारिक ज्ञान की महत्व समझाने में सक्षम है, क्योंकि देखिए इस पाठ के अंतर्गत हमें भाईचारे और अनुशासन और जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको पढ़ने और उसको समझने का प्रयास करने में उसके महत्व को समझाता है। क्योंकि देखिए जो भाईचारा होता है, अनुशासन होता है और व्यवहारिक होता है, ये व्यवहारिक ज्ञान ये सभी इंपॉर्टेंट है। हमें भाईचारे को समझना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए, अनुशासन रहना चाहिए, अनुशासन जीवन जीना चाहिए, और जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है
उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किताबी ही ज्ञान आवश्यक नहीं है हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हार की जीत कहानी की रचनाकार का विस्तार परिचय प्रस्तुत कीजिए। यानी आपकी बुक में जो एक कहानी है हार की जीत, इसके जो रचनाकार हैं उसके बारे में आपको बताना है, उनका विस्तार से परिचय देना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो इसके रचनाकार हैं वो हैं सुदर्शन जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान। यानी जो इसके रचनाकार हैं हार की जीत कहानी के वो हैं सुदर्शन। तो हम इनके जीवन परिचय और इनकी जो साहित्यिक योगदान है उनको देखेंगे। देखिए पूछ तो ये जीवन परिचय ही रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, क्योंकि देखिए इसमें इसने क्या करा, आपके पूरे चैप्टर का नाम दे दिया कि हार की जीत जो कहानी है उसके रचनाकार जो हैं यानी कवि जो हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करिए, अदरवाइज ये परिचय ही पूछ रहे हैं। तो हम सुदर्शन जी का परिचय देखेंगे और जो उनके साहित्यिक योगदान है उसको देखेंगे। देख लेते हैं इसके परिचय में। आप लिख सकते हैं, सुदर्शन हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग के प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। वह हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उजागर किया। ये जो है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हिंदी साहित्य में, क्योंकि इन्होंने अपनी नैतिकता और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उजागर किया है। उनकी कहानी हार की जीत उनकी साहित्यिक दृष्टि, मानवीय संवेदनाओं और आदर्शीय दृष्टिकोणों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जो यानी इनकी जो ये कहानी है हार की जीत, इसके अंतर्गत साहित्यिक दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनशीलता और जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सुदर्शन का जीवन परिचय। यानी जो सुदर्शन जी हैं इनका जीवन परिचय किस तरह से था, चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सबसे पहले जन्म और प्रारंभिक जीवन, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था। यानी देखिए सुदर्शन जी का जो जन्म हुआ था वो 1896 में पंजाब में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का भाग है। मतलब पंजाब का वो वाला हिस्सा पाकिस्तान का भाग है। और इनका जो बचपन का नाम था वो पंडित सुदर्शन था। ठीक है, इनका पूरा नाम या बचपन का नाम पंडित सुदर्शन था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे इनकी शिक्षाएं, कि इनकी शिक्षा जो है वो किस तरह से थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट में प्राप्त की, यानी अपने गांव में ही इन्होंने प्राप्त की जहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृति की गहरी पकड़ थी जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। यानी इन्हें हिंदी, उर्दू और संस्कृति की गहरी जानकारी थी। अब हम देखेंगे साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, सुदर्शन का झुकाव बचपन से ही साहित्य की ओर था। उन्होंने अपनी कहानियों और नाटकों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे रचनात्मकता किस तरह से। सुदर्शन की लेखनी में आदर्श और यथार्थवाद का अनोखा समन्वय दिखाई देता है। उनकी कहानियां सरल, प्रभावशाली और संभावनात्मक होती हैं, क्योंकि इनकी कहानी जो है वो सरल होती हैं और प्रभावशाली होती हैं और संभावनात्मक होती हैं। ऐसा नहीं है कोई झूठ हो या फिर कुछ मिक्सअप हो। इनकी जो कहानी होती है उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे साहित्यिक योगदान, कि इनका जो साहित्यिक योगदान था वो कैसा था। तो पहले हम देखेंगे कहानियों के माध्यम से। सुदर्शन की कहानियां आमतौर पर समाज में नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, तो पहली प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत। दूसरी आप लिख सकते हैं सासरिंग प्रेम और त्याग, ये भी इन्हीं की कहानी है। अब हम देखेंगे नाटक, कि इनके कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इन्होंने कई नाटकों की भी रचना की जिसमें समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का अभिव्यक्त किया। यानी इनके जो नाटक हैं उनमें हम सांस्कृतिक और जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे भाषा और शैली। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक है। वह पाठकों को गहराई से छूने में सक्षम है। यानी देखिए इनकी जो भाषा होती है वो प्रभावशाली और भावनात्मक होती है और पाठकों तक आराम से पहुंच जाती है। पाठक उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण। इनके आदर्शवादी दृष्टिकोण में आप लिख सकते हैं, सुदर्शनीय की रचनाओं में आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख है। उनकी कहानियां पाठकों को नैतिकता, करुणा और प्रेम का आदेश देती हैं। यानी देखिए जो इनकी कहानियां हैं या फिर नाटक हैं वो नैतिकता और करुणा और प्रेम का संदेश देती हैं, लड़ाई झगड़े और इन सभी से दूर रहती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हार की जीत और सुदर्शन का योगदान। यानी जो इनका पाठ है हार की जीत, उसमें इनका क्या योगदान है। हार की जीत सुदर्शन की एक प्रसिद्ध कहानी है जो त्याग, प्रेम और नैतिकता का
उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी देखिए ये जो इनकी कहानी है हार की जीत, जो आपके सिलेबस में भी है, इसमें त्याग और प्रेम और नैतिकता को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह संदेश दिया है कि वास्तविक जीत भौतिक उपलब्धताओं में नहीं है, बल्कि आत्म बलिदान और मानवता में है। यानी जो वास्तविक जीत होती है इंसान की, वो भौतिक उपलब्धता या फिर किसी चीज़ को हासिल करने में नहीं, बल्कि जो आत्म त्याग होता है या फिर ये कहें आत्म बलिदान होता है, उसमें होती है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, यह कहानी उनके आदर्शीय दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनशीलता की गहराई को दर्शाती है। यानी ये जो कहानी है इनके आदर्शीय दृष्टिकोण और जो मानवीय संवेदनशीलता की गहराई है उसको दिखाती है। देखिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन कवर किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई की कहानी थी, जिसमें बड़ा भाई जो होता है वो थोड़ा सा कठोर कठोर होता है और जो अनुशासन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सजग होता है, पर जो छोटा भाई होता है वो थोड़ा सा नादान होता है, थोड़ा चंचल होता है। लेकिन उन दोनों का जो प्रेम होता है, वो किस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई को बचाता है हर बुरी चीज़ से, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग एक दूसरे से। तो ऐसे ही इनकी जो कविता हैं, वो जो लोग हैं पढ़ने वाले, उनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं। इनकी भी बिल्कुल सेम ही स्थिति है, या ये कहें सेम ही इनका योगदान है, क्योंकि ये भी अपने जो पढ़ने वाले होते हैं उन तक जो कनेक्टिविटी है, या ये कहें जो जुड़ाव है, वो बना पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सुदर्शनीय हिंदी साहित्य के आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों के समर्थन लेखक हैं। उनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं और समाज सुधार का दर्पण है। हार की जीत जैसी संरचनाएं आज भी समाज में प्रेरित करती हैं और उन्हें सुदर्शन की कालिंजनीय लेखन की प्रमाण बनाती हैं। ठीक है, आई होप आपको निष्कर्ष पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेले का ऊंट निबंध का प्रतिपादन स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी जो बुक में मेले का ऊंट निबंध है उसका आपको प्रतिपादन बताना है, उसके आपको स्पष्ट करना है। चलिए देख लेते हैं इस मेले के ऊंट का निबंध को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, या फिर आप इसको किस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मेले का ऊंट निबंध का प्रतिपादन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त निबंधकार और व्यंग्यकार थे। उनकी रचनाएं समाज में यथार्थ को उजागर करने के साथ साथ पाठकों को गहराई से सोचने पर विवेक करती हैं। यानी देखिए ये जो मेले का ऊंट निबंध है ये बाल मुकुंद गुप्त का है, और ये जो है ये समाज में यथार्थवाद और ऐसी चीज़ों को उजागर करने का कार्य करते हैं अपने पाठ के माध्यम से। ठीक है, उनका प्रसिद्ध निबंध मेले का ऊंट व्यंग, हास्य और गहन सामाजिक चेतना का अद्भुत मिश्रण है। यह निबंध न केवल एक साधारण ऊंट के वर्णन तक सीमित है, बल्कि भारतीय समाज, उसकी प्रकृतियों और मानसिकताओं का सटीक चित्रण भी प्रस्तुत करता है। यानी ये जो आपका चैप्टर है मेले का ऊंट, ये सिर्फ ऊंट के बारे में नहीं है, ये भारतीय समाज की और उसकी जो प्रकृति है, मानसिकता है, उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, निबंध का प्रतिपादन चलिए देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, मेले का ऊंट बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया ऐसा निबंध है जो ऊंट के माध्यम से समाज की विभिन्न जटिलताओं और विरोधाभासों को उजागर करता है। यानी ये ऊंट को माध्यम बना के जो समाज की जटिलताएं हैं और जो विरोधाभास हैं उनको उजागर करने का कार्य करते हैं। ऊंट मेले में आकर्षित का केंद्र होता है, क्योंकि ऊंट अगर मेले में आ जाए तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी विशेषताओं और विशेष स्थितियों के माध्यम से लेखक गहरे व्यंग के साथ सामाजिक विसंगति पर प्रवाह करते हैं। यानी उसकी जो स्थिति होती है, उसका जो माध्यम होता है, उसके माध्यम से वो समाज की जो विसंगति है उसको प्रवाह करने का कार्य करते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऊंट का प्रतीकात्मक महत्व। यानी ऊंट का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो क्या है। ऊंट का चित्रण केवल एक जानवर के रूप में नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता के प्रतीक के रूप में किया गया है। यानी ऊंट का जो यूज किया गया है यहाँ सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं, बल्कि जो समाज की मानसिकता है उसके प्रतीक के रूप में किया गया है। मेले का ऊंट, जिसकी गर्दन लंबी और आकार अनूठा है, विशेषता और विचित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। समाज में कुछ ऐसे ही प्रवृत्तियों को ऊंट के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी देखिए जिस तरह से ऊंट को एक विचित्र और बहुत ज्यादा लंबी गर्दन वाला, या ये कहे एक विचित्र के रूप में दिखाया गया है, वैसे ही समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो विचित्र होते हैं, या फिर ये कहें व्यंग्यात्मक होते हैं। इस तरह से इसको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे आप इसमें लिख सकते हैं मनुष्य की जिज्ञासा और संवेदनशीलता। किस तरह से निबंध में दिखाया गया है कि मेला देखने आए लोग ऊंट को देखकर उत्सुक हो जाते हैं और उनकी हर गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। यानी देखिए जो भी मेले में लोग जाते हैं वो सभी ऊंट को देख के बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और ऊंट की जो हर गतिविधि होती है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं। लेखक ने इसके माध्यम से मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा और हर नए विचित्र या अलग चीज के प्रति उसकी आकर्षण को उजागर किया है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग किसी भी नई चीज या किसी भी विचित्र चीज को देख लें तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो अलग ही होती है और उसकी तरफ हम लोग खींचे चले जाते हैं, हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी चीजों को पाठ के अंदर दिखाया गया है लेखक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक विसंगता पर व्यंग। किस तरह से ऊंट की विशेषताओं को समाज की विभिन्न विसंगताओं से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए ऊंट की टेढ़ी मेढ़ी चाल और उसकी लंबी गर्दन को उन सामाजिक व्यवस्थाओं और व्यक्तियों से जोड़ा गया है जो दिखने में आकर्षण और विशेष हैं, लेकिन उनके भीतर व्यावहारिकता का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव प्रकृतियों का चित्रण। किस तरह से मेले में ऊंट को लेकर लोगों की प्रकृति और लेखकों को यह दिखाने का अवसर देती है कि मनुष्य बाहरी आकर्षणों को अधिक महत्व देता है जबकि वस्तु या व्यक्तियों की वास्तविक उपयोगिता या गहराई की ओर ध्यान नहीं देता। यानी देखिए अगर व्यक्ति को कोई बाहरी आकर्षण मिल जाए तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, पर वो अपनी उपयोगिता या फिर गहराई से नहीं ध्यान देता, वो सिर्फ उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यह प्राकृतिक समाज की आडंबरपूर्ण मानसिकता पर कटाक्ष करती है, क्योंकि देखिए जो मनुष्य होता है उसकी आडंबरपूर्ण जो मानसिकता है या फिर ऐसी मानसिकता जिसमें आडंबर है तो उन पर ये कटाक्ष करने का कार्य करती है, उनको रोकने या फिर उनको क्षति करने का कार्य करती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सादगी बनाम दिखावा। किस तरह से ऊंट की विशेषताएं जैसे उसकी विशाल कद काठी लंबी गर्दन और अनोखे रूप का वर्णन करते हुए लेखक इस बात पर ध्यान दिलाता है कि बाहरी रूप से विशेष या भव्य दिखने वाली चीजें हमेशा उपयोगी नहीं होती। यानी जिस तरह से लेखक ने इसका वर्णन किया है कि ऊंट की जो गर्दन है वो लंबी है और जो ऊंट का जो कद है वो काठी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका जो रंग है वो अनोखा रंग है और सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। लेकिन बाद में लेखक ये भी कहता है कि बाहरी रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ती या घटती नहीं है। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के रूप से या फिर ये कहें उसके आकार से उसको जज नहीं करना चाहिए। वो कितना उपयोगी है और कितना नहीं वो सिचुएशन पर आके पता चलता है। यह समाज के दिखावे और के बीच के अंतर पर भी व्यंग करता है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो दिखावे पर जाते हैं, जो सादगी है उसको तो भूल ही चुके हैं। तो इस चीज़ पर भी व्यंग करने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा और शैली। किस तरह से भाषा और शैली, चलिए देख लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त की भाषा व्यंग्यात्मक सरल और रोचक है। उनकी शैली में हास्य और कटाव का प्रभावशाली मिश्रण है जो पाठकों को मनोरंजन के साथ गहरी सोच प्रदान करते हैं। उन्होंने ऊंट के प्रत्येक गुण और उसकी विशेषताओं का वर्णन इस तरह किया है कि पाठक उसमें छिपे गहरे सामाजिक संदेशों को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को हास्य और जो कटाव है उसके रूप में तो दिया ही है, लेकिन साथ में ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है जो आसानी से समझा जा सके। अब हम देखेंगे निबंध का संदेश। ये जो निबंध है इसका क्या संदेश है। तो पहला आप लिख सकते हैं दिखावे से बचना। किस तरह से ऊंट के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि समाज में केवल बाहरी विशेषताओं पर ध्यान देना है, हमें वस्तु या व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं और उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेस्ट या ये कहें कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता। हमें अगर उसे जज करना है तो कभी भी उसकी बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए, वो तो एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो वस्तु या फिर व्यक्ति के जो आंतरिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर हमें उन्हें जज करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जिज्ञासा और स्वाभाविकता। किस तरह से इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मनुष्य की स्वाभाविकता जिज्ञासा को गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकता है। यानी देखिए जो मनुष्य होते हैं उसके जो स्वाभाविकता होती है, जिज्ञासा होती है, उसको गलत दिशा में जाने के लिए हमें रोकना चाहिए। ऊंट की जैसे विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखक इस बात पर रेखाचित्र करते हैं कि हमारी जिज्ञासा और ध्यान केवल
उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ों पर होना चाहिए। यानी देखिए जैसे ऊँट को देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो हमारी उपयोगिता और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हीं को हमें महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी हमें अट्रैक्टिव या जो भी हमें अच्छा लग रहा है, हमारा आकर्षण ग्रहण कर रहा है, वो हमारे लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो इस चीज़ पर जो लेखक हैं उन्होंने ध्यान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक विसंगताओं पर प्रहार। किस तरह से इन्होंने सामाजिक विसंगताओं पर प्रहार किया है, चलिए देख लेते हैं। लेखक ऊँट के माध्यम से समाज के उन वर्गों और प्रवृत्तियों पर कटाव करते हैं जो अपने विचित्र और प्रासंगिक गुणों के बावजूद महत्व पास जाते हैं। यानी अपने जो विचित्र होते हैं और प्रासंगिक गुण होते हैं, उनके बावजूद जो महत्व होता है उसको पा लेते हैं। तो इस बात पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मेले का ऊँट केवल एक मनोरंजन निबंध नहीं है, बल्कि यह समाज को खुद की प्रवृत्तियों और मानसिकताओं पर सोचने का अवसर देता है। बालमुकुंद गुप्त ने ऊँट के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं और गहराई से प्रस्तुत किया है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली और प्रतीकात्मकता निबंध को प्रभावशाली और लालची बनाती है। यह निबंध आज भी समाज में व्यापक दिखावे और आडंबर के प्रति सतर्क करता है और सादगी और वास्तविकता के महत्व को रेखांकित करता है। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आसान भाषा में आप इसे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा निबंध के तत्वों के आधार पर नाखून क्यों बढ़ते हैं की समीक्षा कीजिए। यानी आपकी बुक में एक निबंध दे रखा है जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी आपको समीक्षा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं एक गहन आदर्शनीय और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये जो निबंध है ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, और ये जो है ये हमारे दार्शनिक और जो हमारे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होते हैं उसको उजागर करता है। इस निबंध में द्विवेदी जी की नाखून बढ़ने की प्रक्रिया के बहाने मानवीय स्वभाव, सामाजिक परिस्थितियों और मानव की विकासवादी दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। इस विश्लेषण में निबंध के तत्वों, विषय वस्तु, भाषा शैली तथा विचारधाराओं के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम लिखेंगे विषय वस्तु का विश्लेषण किस तरह से किया जाता है। निबंध का शीर्षक देखने में साधारण है, लेकिन इसके पीछे गहरी सामाजिक और दार्शनिक व्याख्या छिपी हुई है। आचार्य द्विवेदी ने नाखून बढ़ने की प्रक्रिया, घटनाओं को मानव स्वभाव और समाज में व्यापक विसंगता से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि नाखून जो मानव के हिंसात्मक पक्ष का प्रतीक है, लगातार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें काटता रहता है। यह प्रक्रिया मानव के सभ्यता की ओर बढ़ने और उसके हिंसात्मक स्वभाव पर नियंत्रण की ओर अंकित करता है। यानी देखिए जो नाखून है उनको मानव के हिंसक पक्ष के रूप में देखा गया है, क्योंकि देखिए जो लड़ाई वगैरह होती है अगर उसमें मानव अपने नाखूनों का प्रयोग करता है तो बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाती है। इसीलिए जो मानव है वो अपने नाखूनों को हमेशा काटता है। तो इसी तरीके से जो उसका विकास है, जो उसका बढ़ता हुआ क्रम है, जो उसकी सभ्यता बढ़ रही है, उसमें जो हिंसक चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण करने की और इसको अंकित किया गया है कि जिस तरह से मनुष्य अपनी हिंसक चीज़ों को कम करने के लिए नाखूनों को काटता है, वैसे ही अपनी प्रकृतियों या फिर ये कहें अपने प्रभावों या ये कहें अपने जीवन से भी जो गलत चीज़ें हैं, जो हिंसक हैं, उनको खत्म करता है। अब हम देखेंगे समीक्षा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते इस विषय में द्विवेदी जी मानव जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और समाज द्वारा थोपे गए नियमों के बीच द्वंद्व को रेखांकित करते हैं। नाखून काटने की प्रक्रिया को उन्होंने मानव के स्वयं को नियंत्रित करने और अनुशासन में रहने की प्रतीक के रूप में दिखाया है। यानी इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि नाखून जब व्यक्ति काटते हैं तो उस स्वयं को नियंत्रण और अनुशासन रखने में एक तरह से प्रतीक के रूप में इन्होंने इस चीज़ को बताया है। अब हम देखेंगे भाषा और शैली, यानी इनकी भाषा और शैली किस तरह से थी। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं द्विवेदी जी की भाषा सरल, प्रभावमय और व्यंग्यपूर्ण है और वह अपने विचारों को रोचकता और गहराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। नाखून के प्रतीक के माध्यम से वह पाठकों को गहरे दार्शनिक सवालों और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शैली संवेदनात्मक है जो पाठक को निबंध से जोड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे समीक्षा कि समीक्षा किस तरह से हो सकती है। इनकी भाषा शैली पाठकों को न केवल सोचने पर मजबूर करती है बल्कि यह भी
साधारण सी घटनाओं में भी गहन दार्शनिक और सामाजिक अर्थ छिपा हो सकता है। यानी देखिए ये जो है ये हमें सिर्फ सोचने पर ही मजबूर नहीं करती, बल्कि देखिए नाखून के बढ़ने में भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या इस तरह से हम उसे देख सकते हैं, वो हमें सोच प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए नाखून बढ़ना ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इन्होंने किस तरह से सामाजिक अर्थ से उसे जोड़ा है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विचारधारा और प्रतीकात्मकता। किस तरह से द्विवेदी जी का निबंध मानव स्वभाव की जटिलताओं और समाज के साथ उसके संबंधों पर प्रकाश डालता है। नाखून बढ़ने को उन्होंने केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि उसे प्रतीकात्मक रूप से मानव के हिंसात्मक और पशु प्रवृत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रवृत्ति सभ्यता और संस्कृति के नियमों के कारण नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे समीक्षा। द्विवेदी जी की विचारधारा गहरी मानवतावादी और दर्शनशील है। वह साधारण विषय के माध्यम से समाज और संस्कृति की गहन व्याख्या करते हैं। उन्होंने ये विशेषता पाठकों को अपने विचारधाराओं पर पुनः विचार करने को प्रेरित किया है। यानी देखिए उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको अपनी विचारधारा पर पुनः विचार करने पर उन्हें प्रेरित किया है कि ऐसी भी चीज़ों या फिर ऐसे भी हम समाज को देख सकते हैं, इस तरीके से भी हम समाज को देख सकते हैं। इस तरह से उन्हें पुनः विचार में डाला है। ठीक, अब हम देखेंगे निबंध की प्रासंगिकता। चलिए इसको देख लेते हैं। आज के समय में जब मानव के स्वभाव और समाज के नियमों के बीच द्वंद्व और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यह निबंध और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समीक्षा के अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हैं द्विवेदी जी का यह निबंध पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभ्यता का विकास केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वभाव पर नियंत्रण भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि देखिए अगर हम सभ्यता का विकास करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक परिवर्तनों से भी संबंधित होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं मानव जीवन के स्वाभाविक और सांस्कृतिक पहलुओं की गहरी व्याख्या करता है। यह निबंध न केवल मानव स्वभाव और समाज के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि साधारण घटनाओं में भी गहरी दार्शनिकता छिपी हो सकती है। निबंध की भाषा प्रतीकात्मक और विचारधारा इसे अद्वितीय बनाती है। क्योंकि देखिए एक कॉमन सी बात या इतनी इजी सी बात है कि नाखून तो हमारे पड़ते ही हैं, पर किस तरह से इन्होंने समाज की जो जटिलता है उससे इसको जोड़कर देखा, समाज की जटिलता, समाज की जो प्रॉब्लम्स है उसको इसके साथ जोड़कर एक बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम भी उसको आसानी से समझ सकें। अब देखिए कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बड़े रूप में या फिर उसको गहराई से जाकर समझ सकते हैं। अगर हमारे पास वो दृष्टि है तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में द्विवेदी जी का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो द्विवेदी जी के बारे में हम पिछली ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उनके बारे में उस वीडियो से देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण है। पहले देखेंगे हम परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावादी दृष्टिकोण उनकी रचनाओं और विचारधाराओं का प्रमुख आधार है। मनुष्य को सभी जीवों में सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह उनकी कमजोरियों और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भी स्वीकार करते हैं। यानी इनका मानना है कि जो मनुष्य है वो सभी जीवों में सबसे ऊपर है, लेकिन इसकी जो कमजोरी और स्वाभाविक परिवर्तन है या स्वाभाविक चीज़ें हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं। इनके लेख में मानव के प्रति गहरी सहानुभूति, प्रेम, उसकी संभावनाओं में विकास झलकता है। यानी हम इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मानव के लिए सहानुभूति, प्रेम और उसकी जो संभावनाएं हैं, उसका जो विकास है उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके मानव के प्रति सहानुभूति और सम्मान के ये मानव के भीति सहानुभूति और सम्मान किस तरह से रखते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार हर व्यक्ति में एक अंतर्विद्यता होती है। वह मानते हैं कि मानव की प्रकृति कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें अपने भीतर सुधार और प्रकृति करने
की क्षमता भी होती है। यानी इनका मानना है कि सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। ऐसा नहीं है सभी व्यक्ति जो हैं वो परफेक्ट हैं, पर वो उसमें सुधार करके प्रगति कर सकते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, इनका मानना ये है। लेखनी में यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मनुष्य को उनकी कमजोरियों के बावजूद समझा और स्वीकारा जा सकता है। यानी कोई भी जो मनुष्य है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनकी कमजोरियों के बावजूद ही उनको समझा और स्वीकारा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी कमजोरियों पर वर्क करना चाहिए और किसी की भी कमजोरियों को उजागर नहीं करना चाहिए। मतलब इस वे में नहीं कि तुम तो ये नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहें, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो एक ही चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। हर व्यक्ति जो है वो अलग चीज़ में परफेक्ट होता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सब अपनी अपनी चीज़ों में परफेक्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन। किस तरह से द्विवेदी जी ने सभ्यता को मानव की हिंसात्मक और स्वार्थीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का साधन माना है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सभी की सभ्यता का विकास केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक विकास, उसकी नैतिकता और परोपकारिता में भी परिलक्षित होता है। यानी देखिए, जो सभ्यता है उसको द्विवेदी जी मानते हैं कि ये हिंसक रूप लेकर आती है, क्योंकि सभ्यता में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लेकिन अगर रियल सभ्यता की बात करें तो सिर्फ हमारा भौतिक प्रगति करना ही सभ्यता नहीं कहलाता, बल्कि मानव का आंतरिक विकास करना, नैतिकता और परोपकारिता का भी विकास करना, उनके परिलक्ष्य करना ही सभ्यता कहलाता है। इनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, इसी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जहां वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की प्रकृति के बीच के संघर्षों को रेखांकित करते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने द्विवेदी जी की ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रकृति और मानव का संबंध। किस तरह से प्रकृति और मानव का संबंध है, चलिए देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य को महत्वपूर्ण माना है। वह मानते हैं कि मानव को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझकर और उन पर नियंत्रण रखकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में एक व्यंग और समावेशी मानवतावाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सार्वभौमिकता का संदेश। किस तरह से द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के प्रति समान आदर और सम्मान का भाव है। उनका लेख इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर समाज और समानता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यानी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसे अपने सिर्फ स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे अपने स्वार्थ से उठकर समाज के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और भाईचारे और ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए हो, ना कि सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, द्विवेदी जी का मानवतावादी दृष्टिकोण मानव को उसकी पूरी वास्तविकता में स्वीकार करता है। वह उसकी कमजोरियों को नकारता नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि द्विवेदी जी जो हैं वो ये मानते हैं कि सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई कमी है, लेकिन उन कमियों के साथ उसे अपनाना और उनमें सुधार करना ही हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उनकी रचना मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम, करुणा और सौंदर्य की खोज करने का संदेश देती है। यानी हमें कभी भी किसी को बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसके प्रेम, करुणा और सौंदर्य की जो खोज है वो हमें उसके आंतरिक रूप में करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप जो होता है वो सिर्फ दिखावा होता है। ठीक है, और उसे समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जाने की प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदिया लेखन का प्रतिपादन स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बुंदिया लेखन का जो प्रतिपादन है वो स्पष्ट करना है, जो कि आपकी बुक में लिखा गया है रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा। चलिए देख लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं, रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा रचित संस्मरण बुंदिया एक मार्मिक और संवेदनशील कथा है, क्योंकि ये जो है ये एक
संस्मरण है, जो कि एक मार्मिक है और संवेदनशील कथा है, ठीक है, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। इसमें ग्रामीण समाज के दलित वर्ग संघर्षपूर्ण जीवन स्थिति को चित्रित किया गया है। इस लेख में प्रतिपादन बुंदिया नामक एक स्त्री के माध्यम से समाज की असमानता, गरीबी और मानवीय मूल्यों के हाशिए को उजागर किया गया है। यानी एक लड़की के माध्यम से इस पूरे ही पाठ में जो समाज की असमानता है, गरीबी है और मानवीय मूल्यांकन का हास जो होता है उसको उजागर किया गया है कि किस तरह से दलित वर्गों को इन सभी का सामना करना पड़ता है। लेख का केंद्रीय बिंदु बुंदिया का त्यागमय और संघर्षशील जीवन है, जो अपनी गरीबी और समाज के अत्याचारों के बावजूद समानता और प्रेम के मूल्य जीवित रखती है, ठीक है। जो बुंदिया है वो किस तरह से अपने संघर्ष और त्याग को दिखाती है, इस चैप्टर में वो दिखाया गया है। और वो अपनी गरीबी और जो समाज में असमानता है उनके बावजूद जो मानवता है और प्रेम है वो उसको किस तरह से जीवित रखती है, इस बारे में इस पूरे ही चैप्टर में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बुंदिया का चरित्र और उसका संघर्ष, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बुंदिया एक गरीब दलित महिला है जो आर्थिक और सामाजिक शोषण के बीच अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करती है। वह दूसरे के घर में मजदूरी करती है और अपनी गरीबी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद की भावना रखती है। क्योंकि देखिए ये जो है ये एक दलित महिला की बात हो रही है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से भी शोषित होती ही है, क्योंकि ये जो है वो दूसरों के घरों में जाकर मजदूरी करती है। लेकिन मजदूर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद ये दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद की भावना रखती है। लेख में इसकी सरलता, त्याग और कठिन परिस्थितियों में धैर्य के विशेष रूप को दर्शाया गया है। यानी देखिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, किस तरह से ये धैर्य रखती है, किस तरह से ये सब्र रखती है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि एक लर्निंग वाली बात है। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, तो उसको किस तरह से हम रख सकते हैं, तो हमें इस पाठ से ये सीखने को भी मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे गरीबी और समाज की असमानता। इस संस्मरण में लेखक ने ग्रामीण समाज में व्यापक आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को उजागर किया है। बुंदिया जैसी स्त्रियां गरीबी, भेदभाव और अत्याचार के शिकार होती हुई भी अपनी समानता को बनाए रखती हैं। यह लेख उन वर्गों की जीवन की कठिनाइयों को रेखांकित करता है जो समाज की मुख्य धारा से बाहर है। यानी ऐसे वर्ग जो अछूत माने जाते हैं या फिर ये कहें जिन्हें निम्न माना जाता है, वो वर्ग जो समस्याएं देखते हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, भेदभाव हो गया, अत्याचार हो गया, किस तरह से वो इन सारी चीजों को देखते हैं, चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानवीय संवेदनाएं और करुणा। किस तरह से लेखक में बुंदिया का संघर्ष केवल उसकी आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाएं की व्यापकता को भी प्रकट करता है। बुंदिया का व्यक्तित्व उस बात का प्रतीक है कि गरीब और कष्ट के बावजूद भी इंसान अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को जीवित रख सकता है। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो ये कहते हैं हम तो खुद गरीब हैं, हम क्या किसी की हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता, उसका जो मन होता है वो देखा जाता है। अगर वो अपने मन में प्रेम, करुणा और सेवा भाव रखता है तो वो हर चीज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेख का संकेत के लेख का क्या संकेत है। रामवृक्ष बेनीपुरी का बुंदिया केवल एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो शोषित और वंचित है। यह संस्मरण पाठकों को समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करने की प्रेरणा देती है। यानी देखिए ऐसे वर्ग की बात करते हैं इस चैप्टर में जो कि हमारे शोषण और वंचित वर्ग है, और उनके प्रति हमें सहानुभूति और संवेदनशीलता वाली प्रेरणा रखनी चाहिए या भावना रखनी चाहिए, ताकि उनका भी आगे चल के विकास हो सके और वो भी आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हैं, बुंदिया केवल बुंदिया नामक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की उस हकीकत को उजागर करता है जहां गरीब और असमानता के बीच भी मानवीय मूल्यों की ज्योति चलती रहती है। यह संस्मरण पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में व्यापक असमानताओं को कैसे समाप्त किया जाए और वंचित वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान कैसे दिलाए जाएं। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ एक सामाजिक और या ये कहें ये एक सिर्फ महिला की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी गरीब वर्गों की कहानी है, गरीब लोगों की कहानी है।
जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनके साथ समान अधिकार नहीं दिए जाते, तो उनको किस तरह से दिलाया जाए, किस तरह से हमें कितनी भी गरीबी क्यों ना हो या कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, किस तरह से हमें उसका सल्यूशन निकालना है और किस तरह से हमें अपनी जो प्रेम भाव है, करुण भाव है और दूसरों के प्रति सेवा भाव है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है। ये चीज़ हमें ये चैप्टर सिखाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोलाराम का जीव की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी आपका जो ये चैप्टर है भोलाराम का जीव, इसकी जो शिल्पगत विशेषता है उसके ऊपर आपको बताना है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका परिचय में आप लिख सकते हैं, हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी भोलाराम का जीव अपनी शिल्पगत विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। यानी देखिए, भोलाराम का जीव, ये जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनकी जो शिल्पगत विशेषता है उसी के कारण ये हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। यह कहानी सरकारी तंत्र की भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था और समाज में नैतिकता के हास्य पर करारा प्रवाह करती है। क्योंकि देखिए, ये जो कहानी है इसमें सरकारी तंत्र जो है, यानी सरकारी जो विभाग होता है उसका भ्रष्टाचार युक्त हो और वहाँ जो सामाजिक नैतिकता का हास्य होता है उसके ऊपर ये एक करारा प्रवाह करती है। परसाई जी ने इस रचना में व्यंग, कल्पना और यथार्थ का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को हास्य और गहन चिंतन दोनों में अनुभव करता है। यानी इसके अंतर्गत हम व्यंग को देख सकते हैं, कल्पना को देख सकते हैं, यथार्थ को देख सकते हैं और अद्भुत मिश्रण को देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों का मिश्रण किया है, जिसमें हमें हास्य तो होता ही है, हंसी तो आती है, साथ में हमें चिंता भी होती है कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यंग और हास्य का अद्भुत संयोजन, कि किस तरह से इन्होंने व्यंग और हास्य का अद्भुत संयोजन किया है। परसाई जी की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता उनका तीखा व्यंग है। इस कहानी में वह सरकारी तंत्र की जड़ता, नौकरशाही और लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को व्यंग्यात्मक शैली में उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, भोलाराम की आत्मा स्वर्ग में जाने के बजाय फाइलों में फंसी हुई है। यह सरकारी कामकाज की हास्यपदक स्थिति को रेखांकित करती है। यानी देखिए, जब भोलाराम की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो आत्मा होती है वो स्वर्ग में जाने की बजाय वो फाइलों में ही फंसी रह जाती है, क्योंकि ये एक कर्मचारी होता है। तो सरकारी कर्मचारियों की इतनी जिंदगी कठिन हो जाती है कि मरने के बाद भी जो उनकी आत्मा है या ये कहें जो उनकी रूह है वो सिर्फ फाइलों में ही फंसी रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कल्पना और यथार्थ का मेल। किस तरह से इसमें कल्पना और यथार्थ का मेल किया गया है। कहानी में स्वर्ग और नर्क के माध्यम से परसाई जी ने एक काल्पनिक कथा तैयार की है, लेकिन इसकी जड़ें यथार्थ में हैं। स्वर्ग नर्क के देवताओं और भोलानाथ की आत्मा के संवाद के माध्यम से उन्हें समाज की विडंबनाओं को उजागर किया है। यह शिल्पगत विशेषताएं कहानी को रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, इसमें इन्होंने स्वर्ग और जो नर्क है उसका भी वर्णन किया है, और जो कि हमारे कल्पना में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ जो संवाद हो रहा होता है, यानी जो वहाँ भोलानाथ और जो देवी देवताओं के बीच में संवाद हो रहा होता है, वो यथार्थ को दिखाते हैं। क्योंकि वो जो बातचीत हो रही है वो सारी जो विडंबनाएं हैं, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं प्रतीकात्मकता का प्रयोग। किस तरह से इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। परसाई जी ने भोलेराम का जीव में प्रतीकों का प्रभावी उपयोग किया है। भोलेराम का जीव उस आम आदमी का प्रतीक है जो भ्रष्ट व्यवस्था और अनदेखी का शिकार होता है। आत्मा का फाइलों में फंसा होना सरकारी तंत्र की क्रूर और अव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता है। क्योंकि देखिए, ये जो है ये एक भ्रष्टाचारी नीति होती है, और उसके अंतर्गत जो इन्होंने बताया है कि इसकी जो आत्मा है वो फाइलों में फंस जाती है, तो वो जो सरकारी तंत्र है उसकी क्रूरता और अव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं भाषा की सरलता और प्रवाहमयता। किस तरह से कहानी की भाषा सरल, सहज और प्रभावमय है। परसाई जी का व्यंग सीधे और प्रभावी शब्दों में प्रस्तुत होता है, जो पाठकों को कहानी के साथ जोड़ता है। उनका शब्द चयन और संवाद शैली व्यंगों को और तीखा बना देता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यंगों का, सारी चीज़ों का उपयोग किया है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट है हमारा
समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। ठीक है, अब हम इसमें समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को देखने वाले हैं। कहानी में परसाई जी ने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। सरकारी तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और आम आदमी की अनदेखी विषय आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि देखिए आज भी हम सरकारी जो विभाग होते हैं उनमें हम भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देख सकते हैं और किस तरह से आम आदमी जो होते हैं उनको अनदेखा किया जाता है सरकारी नौकरों द्वारा, ये कहें जिनके पास सरकारी जॉब होती है। तो हम ये सारी चीज़ें आज भी देख सकते हैं। चलिए देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, भोले राम का जीव, शिल्पगत विशेषताएं, व्यंग, प्रतीकात्मकता, कल्पना और यथार्थ का मेल और सरल भाषा कहानी को प्रभावशाली और कालिंजीय बनाता है। हरिशंकर परसाई ने अपनी व्यंग शैली के माध्यम से एक गंभीर सामाजिक संदेश दिया है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, यह कहानी एक उत्कृष्ट व्यंग्यात्मक रचना का आदर्श उदाहरण है। आई होप आपको ये पूरी ही जो वीडियोस के क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ आपकी जो पूरी बुक है, पूरी ही होल बुक की जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरे ही जो बुक्स के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपको पूरी ही जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ में जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।